हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आपकी क्लास। मेरा नाम है सानू सिंह राठौर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राइम नंबर्स एंड इंक्रिप्शंस यूजिंग प्राइम नंबर का लास्ट पार्ट। इस पार्ट में हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो बड़े बड़े क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन हो सकते हैं, जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जो प्रोसेस होती है उस पर बेस्ड होते हैं, वो पढ़ेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि जैसे इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन ये सब क्रिप्टोलॉजी के एक फील्ड होती है, उसके अंदर आता है। ठीक है, तो क्रिप्टोलॉजी का बेसिक आइडिया मैंने पार्ट 1 में दिया था थ्योरेटिकली। अगर आपको ये समझना है कि क्रिप्टोलॉजी होता क्या चीज़ है, कैसे का काम करता है, थोड़ा बहुत समझने के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हो। उसमें मैंने इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्या होता है, यूज़ ऑफ प्राइम नंबर्स, मतलब प्राइम नंबर का ही यूज़ क्यों किया जाता है, जनरल नंबर का यूज़ क्यों नहीं किया जाता है, या कंपोजिट नंबर यूज़ क्यों नहीं किए जाते हैं, इस बात का जवाब। एंड प्राइवेट की क्या होती है, पब्लिक की क्या होती है, जो कि वर्ड यहाँ पे बहुत बार आएंगे पर उनका थ्योरेटिकली मीनिंग यहाँ पे मैं नहीं समझाऊंगा क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जब हम सवाल कर रहे हैं तो हमको थ्योरेटिकल जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आरएसए एल्गोरिथम होती क्या है, उसकी वर्किंग क्या होती है थ्योरेटिकली, ये सारी बातें मैंने पार्ट 1 में बता दिया था। और ये हमारा पार्ट 3 है। ठीक है, थर्ड पार्ट है। इसका मतलब आपको पार्ट 1 पहले देखना है, फिर पार्ट 2 देखिए, देन पार्ट 3 पे आइए। तो यहाँ पर आपको पार्ट 1 एंड 2 के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो आप वो देख सकते हैं। बाकी जो अदर चैप्टर है उनके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो बेसिकली स्टार्ट करेंगे कि आरएसए एल्गोरिथम की जो वर्किंग होती है मैथमेटिकली, वो क्या होती है, मतलब हम किस तरह से क्वेश्चंस कर सकते हैं। थोड़ा बहुत थ्योरेटिकली यहाँ पर भी रहेगा, पर यहाँ पे मैं फार्मूले बताऊंगा जो यूज होने वाले हैं क्वेश्चंस पे, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए एक पर्सन है, एक पर्सन है, उसको बी को एक मैसेज भेजना है, पर बीच के पाथ में उसको डर है कि हैक ना हो जाए ऐसा कुछ करके, तो वो क्या करेगा, ए को अपना मैसेज इनक्रिप्ट करके भेजेगा। ए अपना मैसेज बी को भेजेगा इनक्रिप्ट करके। इनक्रिप्ट करके मतलब देखिए क्या होता है, ये अपना मैसेज एक दूसरे फॉर्म में जो क्या बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए मेरा है कोड ए, मैंने बता दिया कि हमारे कोड ए का मतलब है 1, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो भेजेगा ए पर लोगों को दिखेगा 1। अब सब लोग को थोड़ी ना पता होगा 1 का मतलब ये भेजेगा कुछ और मैसेज, इसके पास बी के पास डायरेक्टली नहीं पहुंचेगा मैसेज, वो कोडेड फॉर्म में पहुंचेगा किसी और फॉर्म में। और यहाँ पर एक पब्लिक की होगी। पब्लिक की मतलब क्या, यहाँ पर कई लोग मैसेज भेज सकते हैं पर बी उसको पढ़ पाएगा और कोई उसको नहीं पढ़ पाएगा। मतलब जिसको अथॉरिटी है यहाँ पर इस चीज की, जैसे आप फॉर्म भरते हैं तो जिस कंपनी का या जिस चीज का फॉर्म भर रहे होते हैं वो तो उसको देख सकते हैं, लेकिन बाकी अन्य लोग उस फॉर्म को नहीं देख सकते जब तक आपने उनको डिटेल ना बता दें। तो इसका मतलब क्या होता है, ए अपना मैसेज भेजेगा इनक्रिप्टेड फॉर्म में इस पब्लिक की पर। पब्लिक की अवेलेबल रहती है सबके लिए, पर उसके अंदर मैसेज क्या जा रहे हैं वो सबके लिए अवेलेबल नहीं है। ये पब्लिक की पर जो मैसेज आएगा बी जो है उसको डिक्रिप्ट करेगा, इनक्रिप्ट का उल्टा डिक्रिप्ट करेगा, और इसको दोबारा से वही मैसेज मिल जाएगा जो ए ने भेजा होगा। मतलब ए ने भेजा कुछ और, यहाँ पे दिखेगा कुछ और, पर जब यहाँ से बदलेगा तो यहाँ पे जो मैसेज मिलेगा आपको वो वही मैसेज होगा जो ए ने ओरिजिनली भेजा था। अभी आगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस प्रोसेस में, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन में प्रोसेस में यूज होता है प्राइम नंबर्स का, इसीलिए इस चैप्टर को रखा गया है। ठीक है, अब देखिए बी के पास जो मैसेज पहुंचा है, ठीक है, उसको पढ़ने के लिए बी को एक प्रोसेस करनी पड़ेगी। ए ने तो कोडेड फॉर्म में भेज दिया, उसके लिए भी क्या था, ए ने भेज दिया सिंपली, यहाँ पे कोडेड फॉर्म में जनरेट हो जाता है। ठीक है, बाकी लोग और देखेंगे तो उनको कुछ और दिखेगा। अब बी को वो मैसेज पढ़ना है तो बी को वो मैसेज कोडेड फॉर्म से जनरल फॉर्म में लाना पड़ेगा, ओरिजिनल वैल्यू जाननी पड़ेगी। उसके लिए बी को क्या करना पड़ता है, पहले दो प्राइम नंबर चूज करने पड़ते हैं, पी एंड क्यू मान लीजिए। उसके बाद उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, वो एन मिल जाता है उसको, एन इज इक्वल टू पी इंटू क्यू। ठीक है, पी इंटू क्यू। ये एन जो हमारा मिला ये पब्लिक की का एक नंबर है, यानी ये जो पब्लिक की है जो बी बनाता है, पब्लिक की बी बनाता है। पब्लिक की ये जो पी है ना हमारा, ये दो चीजों से मिलकर बनता है, दो नंबरों से मिलकर बनता है। तो पहला नंबर हमारा हो गया एन। ठीक है, तो पहला नंबर एन बनता कैसे, ये खुद ही चूज करेगा दो नंबर और उसका मल्टीप्लाई कर देगा तो उसको पहला नंबर मिल जाएगा। और जो दो नंबर चूज करेगा वो क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे। देन क्या करेगा, एक टोशेंट फंक्शन, TOTEINT फंक्शन फाइंड करेगा। ये फाइंड, इसमें क्या होगा, फाई एन बोलते हैं, इस फंक्शन को फाई एन से डिनोट करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, p-1
इंटू Q-1 का सॉल्यूशन करेंगे, जो भी इसका आंसर आएगा वो हमारा फाई एन कहलाएगा। ठीक है, फाई एन हमने ले लिया। अब आगे देखते हैं फाई एन क्या भी जरूरत पड़ेगी तो बताऊंगा आपको। फॉर सेकंड पब्लिक की, मतलब पब्लिक की पेयर फॉर्म में होती है। जो पब्लिक की यहाँ पे 2 पॉइंट होते हैं, यहाँ पर एन और एक और होता है। सेकंड पब्लिक की के लिए क्या मान लेते हैं, मान लो ई जो है छोटा ई, स्मॉल ई हमारा दूसरा पब्लिक की का नंबर है। ठीक है, अब ई आपका ऐसा होना चाहिए जो 1 से तो बड़ा हो, पर यहाँ पे जो आपने फाई एन निकाला तो उससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, जो भी चीज समझ में ना आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ई आपका ऐसा होना चाहिए जो 1 से बड़ा हो पर फाई एन से छोटा हो, और साथ ही साथ में ई जो आपने माना है और जो फाई एन यहाँ पे निकाला था, उनके बीच का जो जीसीडी होगा, यानी कि जो एचसीएफ निकालोगे आप, वो 1 ही निकले, यानी वो दोनों नंबर को प्राइम होने चाहिए। कौन दोनों नंबर, ई जो अभी आप मान रहे हैं यहाँ पे देखिए, और मानेंगे इन दोनों के बीच में, और फाई एन जो आपने निकाला था, वो दोनों नंबर मानते समय आप ये ध्यान रखेंगे कि फाई एन के साथ जीसीडी सिर्फ 1 हो, यानी एचसीएफ। जीसीडी मतलब एचसीएफ। नाउ पब्लिक की इज ई एन, मतलब जो कि ई आपने माना, एन आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला रख लिया था, तो ई एन मिलके आपकी पब्लिक की मिल गई। तो यहाँ पर जो ये पी है इसको आप एन ई या ई एन समझ सकते हैं। ये हो गया। अब इस प्रोसेस में बी ने तो अपना काम कर लिया, ये तो थ्योरेटिकल हो गया। अब देखते मतलब क्या हुआ होगा, कौन से फॉर्मूला लगे होंगे, क्या क्या हुआ होगा। सबसे पहले इंक्रिप्शन होता है। इंक्रिप्शन यहाँ पे समझ सकते हैं, करता बी ही इंक्रिप्शन है पब्लिक की के लिए, पर ए जब मैसेज भेजता है तो ए का मैसेज इंक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है। तो ये समझ सकते हैं कि ये इंक्रिप्शन करता है, फिर डिक्रिप्शन से ये पढ़ लेता है उसको। तो ए ने एक मैसेज भेजा बी को, ठीक है, पर डायरेक्टली तो भेजेगा नहीं, पब्लिक की पे भेजेगा। ये आपकी क्या है, पब्लिक की, अभी बताया था आपको मैंने। ए का जो मैसेज था ओरिजिनल वाला वो था आर, ठीक है, ए का जो ओरिजिनल मैसेज था वो था आर, ओरिजिनल मैसेज, इंक्रिप्टेड नहीं। तो ए क्या करेगा, ए जो बंदा है ये क्या करेगा, अपने मैसेज आर को किसी कोडेड फॉर्म में भेजेगा, जिसको हम लोग सी बोल देंगे। मतलब ये अपना मैसेज आर को तो भेजेगा, पर वहां पहुंचते पहुंचते वो आर ना रह के सी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि पब्लिक की में ऐसा इंक्रिप्शन करा गया होता है। अब यहाँ पे इसका कोड सी के फॉर्म में मौजूद है, आर के फॉर्म में था असलियत में, अब यहाँ पे इसको सी फॉर्म में मौजूद है। ये सी की वैल्यू भी फाइंड करेगा कैसे, सी कॉन्ग्रुएंट टू आर की पावर ई मॉडुलो एम, इस फॉर्मूले का यूज करके सी निकालेगा। जो आपको बताया ना मैंने, कोड फाइंड करेगा सी के फॉर्म में, तो यहाँ से सी उसको मिल जाएगा। कैसे होता भी आगे पता चलेगा। उसके बाद अब यहाँ पर मैसेज आ चुका सी की फॉर्म में, अब सी से बी को आर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमको तो पता है कि उसका मैसेज आर था, पर बी को तो नहीं पता होगा। तो बी क्या करेगा, इस सी के ऊपर ऑपरेशन लगाएगा और इसको आंसर मिल जाएगा जो कि आर होगा, और वही मैसेज ए ने भेजा था, यानी ओरिजिनल मैसेज भी उसका वही था। तो इसके लिए क्या करेगा, बी हैव टू फाइंड सीक्रेट की डी। अब बी को एक देखिए, पब्लिक की तो सबके लिए है, पर बी के पास, जैसे मान लीजिए ये नदी है, ठीक है, और ये जो बी है ये मछुआरा है, मछली पकड़ने वाला, तो इसके पास ही वो कांटा है। नदी में आ जा सारे लोग सकते हैं, पर मछली पकड़ने वाला कांटा सिर्फ बी के पास है, ठीक है। तो वो कांटा और किसी के पास शेयर नहीं करेगा वो, तो वो कांटा फेंकेगा और वो मछली निकाल लेगा, यानी कि सी को निकाल के आर के फॉर्म में वो देख सकता है। सिर्फ बी ऐसा कर सकता है। तो इसके लिए एक मछली का कांटा होना, पकड़ने का कांटा होना जरूरी है, जो कि डी है। ये प्राइवेट की है और ये हमारा सीक्रेटली बी के पास होती है। डी हमारा हमेशा 1 से बड़ा और फाई एन से छोटा हो, जैसे कि यहाँ देखिए ई था हमारा 1 से बड़ा फाई एन से छोटा, उसी तरह से यहाँ पर भी मानना है, पर ये जरूरी नहीं कि दोनों सेम हो, और उसने पता नहीं क्या माना होगा, हम क्या मानेंगे। तो देखिए ई डी हमारा जो है वो फाई एन से छोटा और 1 से बड़ा है, डी मिल गया आपको। और ये देखिए डी आपने यहाँ पे, अच्छा हाँ सॉरी, डी यहाँ पे मानेगा नहीं है, डी को फाइंड करना है ना। डी को फाइंड करेगा, उसके बावजूद भी उसका जो डी होगा वो 1 और फाई एन के बीच में ही होगा, क्योंकि वही हमारा ब्रैकेट था, यहाँ पे हमको मैंने देखा है, ठीक है। तो यहाँ पे माना नहीं जाएगा, सॉरी गलती हुई मुझसे बताने में। यहाँ पे ये डी फाइंड करेगा, फाइंड कैसे करेगा, ई डी कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो फाई एन से कॉन्ग्रुएंट करेगा, मतलब फाइंड करेगा, ठीक, इस फॉर्मूले का यूज करेगा। इसमें आपको जब डी मिल जाएगा, डी कैसे मिलता है मैं आगे बताऊंगा, और ये 1 प्लस के फाई एन कैसे होगा मैं बता दूंगा, आप नोट कर लीजिए। ये के हमारा इंटीजर होता है,
होता क्या यहाँ पर, फाइव एन से इस नंबर को डिवाइड किया जाता है, जो रिमाइंडर आता है वही हमारा आंसर होता है। आगे देखेंगे भी समझ में आ जाएगा। नाउ बी मतलब ये जो बंदा है, कैन डिक्रिप्ट द मैसेज बाय यूजिंग आर कॉन्ग्रुएंस टू सी टू द पावर डी मॉडुलो एन। इसका मतलब है कि जो C मिल गया था, अब C इसके पास तो अवेलेबल है पब्लिक की फॉर्म में, C के ऊपर ये अपनी प्राइवेट की अप्लाई कर देगा और इसको R मिल जाएगा। तो आप जितना मुझे पता था, मतलब अच्छे से अच्छा बताने की मैंने कोशिश करी है। और हाँ, ये सारी चीज़ें मैंने अपने समय में नहीं पढ़ी थी, आप लोग को पता है ये नया है, पर मैं अपने लेवल पे अच्छा से अच्छा ट्राई कर रहा हूँ। तो आप लोग को अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। अब यहाँ पे हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे, उन्हीं 2 क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन हो जाएंगे और ये ही 3 क्वेश्चन में से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादा आपके बुक में डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं है। बाकी और क्वेश्चन जो छोटे छोटे हो वो आपको डिस्क्रिप्शन में होमवर्क के फॉर्म में मिल जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा। तो यहाँ पे क्या कराएगा, P और Q आपको गिवन है। बोला गया कि आपका मैसेज है 4, हम लोगों ने पढ़ा था ना कि एक मैसेज होगा, उसको इनक्रिप्ट करो, है ना, फिर दूसरा बंदा डिक्रिप्ट करके पढ़ लेगा। तो अब हम तो एक ही हैं ना, हम ही इनक्रिप्ट करेंगे हम ही डिक्रिप्ट करेंगे। तो यहाँ से समझिए क्या होता है। सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, स्टेप वाइज चलेंगे तो हमेशा फायदे में रहेंगे। हम लोगों ने पता करा था कि n इजक्वल टू सबसे पहले पी क्यू फाइंड करेंगे। तो n इजक्वल टू पी क्यू फाइंड करने मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे n इजक्वल टू 3 इंटू 11 दैट इज 33। तो n हमारा हो गया 33। उसके बाद हम लोगों ने अगला क्या सोचा था, टोशन फंक्शन है, स्टेप 2 है ना। स्टेप 2 इज टोशन फंक्शन दैट इज पाई n, है ना। पाई n क्या होता था, p माइनस 1 एंड q माइनस 1। ये स्टेप 2 है हमारा। इसमें सिंपली क्या करना है, p हमारा 3 है तो 2 हो जाएगा, एक कम करना है, 11 है तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप समझ गए कितना हो जाएगा, 20। फाई n इज 20, ठीक। n और फाई n आपको मिल गया है। अब स्टेप 3 क्या था हमारा, एक ई एज्यूम करिए, एक पब्लिक की का एक बटन एज्यूम करिए। नाउ लेट ई एज अ पब्लिक, लेट ई ऐसे लिखने में सही नहीं रहेगा। नाउ चूज ई। अब हम लोग ई चूज करेंगे और ई को चूज करने के लिए हम लोगों ने एक बात समझी थी कि ई चूज करने के बाद वो ई हमारा सच दैट ई एंड फाई एन का जो जीसीडी होना चाहिए, जीसीडी ऑफ ई फाई एन इज 1, ये बात होनी चाहिए। इसका मतलब इसको दूसरी भाषा में कैसे लिखेंगे कि ई हमारा हमेशा लेस देन फाई एन होना चाहिए और ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक। ये दोनों बातें कंडीशन आपको याद रखनी है। यहाँ से अब ई हमको चूज करना है, तो ई हमको डायरेक्टली चूज करना है, कैलकुलेट तो करना नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, चूज करेंगे ई को जो कि फाई एन के साथ हमारा 1 रखे जीसीडी को। तो मान लें कि ई 7 है, ई इज इक्वल टू 7, क्योंकि ई हमारा 7 है और फाई एन हमारा 20 है। तो आप देखिए 7,20 का जीसीडी कितना आएगा, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, जीसीडी ऑफ 7,20। देखिए इसमें 1 से ज़्यादा जीसीडी नहीं आ पाएगा। जीसीडी कैसे निकालते हैं, इसका फैक्टर करिए 7 और 20 का। तो 7 का फैक्टर तो 7 ही आएगा, 20 का फैक्टर कुछ भी कर दो, 2, 2, 5। तो कॉमन देखिए सिर्फ 1 हो सकता है मैक्सिमम, है ना। तो वही जीसीडी 1 हो जाता है हमारा। ई मिल गया हमको। अब यहाँ से हमको क्या फाइंड करना होता है, प्राइवेट की डी, है ना। स्टेप 4 प्राइवेट की डी, है ना। तो डी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, फॉर्मूला था हमारा, याद करिए, ईडी
वन होता था, 1 मॉड फाई n। फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा क्योंकि यही होता था मेरे हिसाब से। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 7d 1 मॉड 20। देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा पहले सॉल्व कर देते हो, समझाने में मजा आएगा। 7d -1 हो जाता है हमेशा से। अब ये जो पार्ट होगा आपका, ये पक्का है कि इससे डिविजिबल होगा। मॉड देखिए -1 हमेशा इधर आ जाता है, कॉन्ग्रुएंट की जो डेफिनेशन होती है। तो यहाँ से क्या पता चला कि जो आपका मॉड 20 है, यानी 20 जो है वो इस चीज़ को डिवाइड करने में सक्षम है। कितनी बार में ये नहीं पता, तो 70 - 1 20 डिवाइड कर सकता है इसको पर के टाइम में, पता नहीं कितनी बार में, पर के टाइम में ये डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब क्या हो गया कि हम इसको लिख सकते हैं कि 7d = 20k + 1। It implies that 7d is 1 more than एक ज्यादा है, 21 से कट रहा है ना। 7d is 1 more than multiple of 20। 1 more than multiple of 20। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये निकल रहा है कि 7d आपका 20 के मल्टीपल से एक ज्यादा है। ये चीज बताने की कोशिश हो रही। इसका मतलब बाई ट्रायल। ट्रायल क्यों कहा जा रहा है? पहली बात तो ये मैं आपको यहाँ पे कुछ बताना चाहता हूँ कि मैंने इन तरह की चीज़ों को कभी पढ़ा नहीं है, पर बेसिक चीज़ें जो आइडिया लग रहा है उससे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप समझने की कोशिश करिएगा। गलती अगर निकालने पे आएंगे तो गलती बहुत मिल सकती है आपको, क्वेश्चंस में नहीं, पर हो सकता है कहीं पर मैं कुछ और बोलता हूँ, एक्चुअल में जो लोग ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं वो कुछ और टर्म बोलते हो, इस तरह की गलतियाँ हो सकती हैं। पर आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। 7d 2k + 1 हो गया, 20k + 1 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि बाय ट्रायल अगर हम k = 1 मान लें, जो कि माना ही जाता है, 1 मानेंगे 2 मानेंगे, ऐसा मानेंगे कि डिविजिबल दिख जाए, तो क्या दिखेगा हमको कि 7d = 21, d = 3। मतलब आपको ऐसा नंबर k के जगह पे मानना है जो कि डिविजिबल कर दे जल्दी से जल्दी। तो d = 3 हो गया, जो आपका प्राइवेट की है ना। डी यहाँ पे हमको फाइंड करना था प्राइवेट की। एक तो यही क्वेश्चन आता है ऐसे ही कि ये सारे स्टेप करिए और प्राइवेट की हमारा फाइंड करके दिखाइए, उसके बाद तो डिक्रिप्ट हो ही जाएगा। ठीक, तो ये आपका होता है पहला प्रोसेस जहां से आप प्राइवेट की फाइंड करते हैं। इसके बाद देखिए क्या करना होता है, आगे भी चीजें भी बाकी हैं, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं उसको मिटाने जा रहा हूँ। तो इधर का मिटा देता हूँ। स्टेप 5 स्टार्ट करना है हम लोग को। आप यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी सी कैलकुलेशंस हैं, मैं उनको देख के करूँगा और आप लोग उसको सीखिएगा कैसे जो है इजी तरीके से आप कर सकते हैं उसको। स्टेप 5 में क्या करना है, इंक्रिप्शन करना है हमको। इंक्रिप्शन ऑफ डिजिट मतलब हमारा जो मैसेज था 42 कोड C है ना, जो हमारा मैसेज था उसको हम लोग करेंगे इनक्रिप्ट। तो इसके हम लोग अपना फार्मूला लिख लेंगे, C कॉन्ग्रुएंट टू R⁴ E mod n। ठीक है, ये हो गया। C हमारा निकालना है, R वही होता है जिसको हम भेजना चाहते हैं, यानी 4 की पावर E हमने माना था 7, E हमने माना था 7। हाँ, और मॉड n की वैल्यू अभी निकाली थी जब स्टेप 1 या 2 में निकाले थे, आई थी मॉड 33, मतलब 33 आई थी, मॉड कहाँ आ जाएगा। ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, क्यों मैंने ये कॉपी उठा ली, क्योंकि यहाँ पे 4 की पावर 7 करनी है, तो वो 3 घंटे करने से वीडियो वैसे भी लंबी हो जाती है, इसलिए मैं नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ पे 4 की पावर 7 ये हो जाएगा, मॉड 33 ये लिख दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ से अभी तक हम लोगों ने क्या कर लिया है, C की वैल्यू निकालने के करीब आ गए हम लोग।
तो सी को और आगे तक हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे अभी। सी कॉन्ग्रुएंट टू 496 इंटू 33 प्लस 16। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि मॉड ये जो 20 होता है ये ट्राई करता है इस टर्म को 1 समेत, ये सब पूरा समेत ये काट दे, 1 को भी काट दे, इसको भी, सबको ट्राई करता है करने के लिए। तो यहाँ पर हमको सी की वैल्यू निकालनी है, तो अलग पड़ा रहेगा। तो ये मॉड 33 यानी कि 33 ट्राई करेगा इसको डिवाइड करने के लिए। तो मॉड 33 यानी 33 ने 496 टाइम में मल्टीप्लाई किया है, तब जाके ये कटा है, और प्लस 16 रिमाइंडर भी बच गया है। तो जो हमारा आंसर होता है वो हमेशा रिमाइंडर होता है। तो सी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, सी इज इक्वल टू 16। ये जो रिमाइंडर होता है इसको हम बोलते हैं सी। ठीक है, तो कुछ चीजें यहाँ पे आपको हो सकता है याद करनी पड़े, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल है, तो थोड़ा सा कर सकते हैं हम लोग। तो सी की वैल्यू निकल गई। अब हमारा लास्ट पार्ट है डिक्रिप्शन ऑफ सी टू आर, मतलब कि अब बी के पास पहुंच गया है, सी ये मैसेज पहुंच चुका है, अब वो डिक्रिप्ट करेगा। स्टेप 6 डिक्रिप्शन टू रीड, मतलब कि पढ़ने के लिए डिक्रिप्शन करेंगे। पढ़ने के लिए डिक्रिप्शन मतलब जो मैसेज था उसका, उसको पढ़ना है हमको। तो हम लोग डिक्रिप्शन पे आ जाएंगे। डिक्रिप्शन का फॉर्मूला क्या होता था, आर कॉन्ग्रुएंट टू सी की पावर डी मॉड एन। डी जो कि बड़ी मेहनत से निकला था 3 है, यहाँ पे लिख देते हैं। आर की वैल्यू तो हमारी, पर आर की वैल्यू देखिए, एक बात ध्यान रखिए, आर की वैल्यू 4 है, पर यहाँ रखेंगे नहीं, क्योंकि ये आर बी को थोड़ी ना पता है, तो उसको तो निकालना है ना। तो आर इक्वल टू आर ही रखिए यहाँ पे। सी की वैल्यू आई थी 16, 16 की पावर डी, डी यानी कि 3 मॉड एन। ठीक है, यहाँ पे मॉड एन 33 आया था, और यहाँ पर हमारा आएगा 33। फिर आप कट करेंगे तो वही चीज आएगी। 16 का कितना होता है, 4096, 16 4 3 इतना होता है। आप लिखना है यहाँ पे मॉड 33। तो अभी तक का काम क्या है कि 33 से अब इसको डिवाइड करना है हमको, जैसे ऊपर करते हैं सेम यहाँ पर करना होता है। तो आपने डिवाइड करा इसको, तो कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा आपका, 124 टाइम। 124 टाइम्स करा 33 का मल्टीप्लाई, तब भी देखा गया कि 4 हमारा रह गया है, अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसे मैं स्टेप लिख रहा हूं वैसे स्टेप लिखिएगा। तो यहाँ पे हमारा आ गया है आर की वैल्यू 4, क्योंकि हम रिमाइंडर को ही तो लेते हैं। 4 आ गया, और 4 ही हमारा एक्चुअल मैसेज था जो हम लेके चले थे। 4 को पहले इनक्रिप्ट किया, बाद में डिक्रिप्ट करके भी 4 हम पा गए। तो ये पूरा क्वेश्चन होता है जिसको आप जो आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा सिर्फ यहाँ तक ही पूछा जा सकता है कि सिर्फ प्राइवेट की बताइए हमको निकाल के। तो ये क्वेश्चन होता है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, करते रहिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरह के 3-4 क्वेश्चन लगाइए। 2-3 क्वेश्चन मैं ट्राई करूंगा, आपको दूंगा होमवर्क के लिए, वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। इजी चीज है, पर कहीं कहीं कैलकुलेशन है, कहीं कहीं थोड़ा सा कुछ चीजें मान लिए गई हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। सबसे अच्छा क्वेश्चन जो अब मैं बताने जा रहा हूँ, सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है, और सबसे डिफिकल्ट और टिपिकल जो भी आप सोच सकते हैं सब यही है। देखिए पी यहाँ पे माना गया 3, क्यू आप पी क्यू आपको हमेशा गिवन रहेगा प्रकार से, और इनक्रिप्ट किसको करना है वो भी आपको गिवन है। रैम वर्ड लिखा हुआ है, इसको आपको इनक्रिप्ट करना है पहले, तो फिर डिक्रिप्ट करके रैम दोबारा से पाना है। और कैसे करेंगे आप, रैम का जो हमारा नंबर होता है ना, R18 A1 पे होता है, M होता है 13 पे, तो उसको लेके करना है, क्योंकि नंबर को ही आप कर सकते हो, ABCD तो कर नहीं सकते हो। तो ABCD की जगह पर जो उनके नंबर होंगे लेटर्स के अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो होगा, जैसे R18 पे होता है, तो वो चीज़ लेके हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है कि जो हमारा प्लेन टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट यानी कि प्लेन मैसेज, सबसे पहला स्टेप है हमारा। पहले तो यहाँ पे ये स्टेप नहीं है, सही है। पहले प्लेन टेक्स्ट को
जो कि हमारा है RAM, उसको कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू में, ताकि हम उसको इनक्रिप्ट कर सकें, है ना। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी, 18, ए के लिए 1, 18 कैसे ABCD पढ़िए, 18 नंबर पे R आता है, MN 13 पे हो जाएगा। तो हमारा पहली बात तो ये कि जो हमारा कोड ये था, कोड नहीं जो मैसेज ये था वो अब ये हो चुका है, इसके ऊपर सारा काम करेंगे हम। अब आते हैं स्टेप 1 पे, है ना। स्टेप 1 हमेशा क्या होता है, N = PQ, और स्टेप 2 क्या होता है, phi N = P - 1 Q - 1। ये हो गया स्टेप 1 एंड स्टेप 2, ठीक है। तो PQ हमारा गिवन है 33 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 11 हो गया 33। इसी तरह से phi N, ये हमारा पिछला क्वेश्चन से ही मैच कर रहा है, तो हम लोग डायरेक्टली इसको कर ले रहे हैं, 20 हो गया, इतना हमारा हो गया। अब स्टेप 3 क्या होता था, E मानना होता था, E मानेंगे हम कुछ, है ना। तो E मानिए, स्टेप 3 लेट E = 3 मैंने इसलिए मान लिया क्योंकि मैंने इसको करके देखा है, 3 से ही सही आ रहा है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। E = 3 मान लिया हम लोगों ने, और E कैसे माना जाता है ये बता दूं आपको। E और phi N दोनों का GCD जो पिछले क्वेश्चन में था वो 1 आना चाहिए, यानी दोनों को, इसका मतलब क्या होता है, को प्राइम, मतलब दोनों को प्राइम है। इसका एक और मतलब हो सकता है कि E और phi N, ये मतलब हो सकता है कि E हमारा phi N से छोटा है और 1 से बड़ा है। ये सारे मतलब होते हैं, आप सारी चीजें लिखिए समझाने के लिए। अब E हमारा 3 आ चुका है। अब हम लोग आ जाते हैं स्टेप 4 पे, जहाँ पे हम लोग प्राइवेट की निकालने के लिए ट्राई करते हैं। स्टेप 4 प्राइवेट की D। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या होता था, ED 1 mod phi n, है ना, यही होता था, mod phi n ही होता था हमारे साथ। इसका मतलब क्या हो जाएगा, E हमारा गिवन है, गिवन नहीं मतलब ये हमने मान लिया था, 3D 1 इधर आ जाता है -1 = phi n की जगह पर 20 कर लेते हैं, हो चुका था हमारा 20 K, यही हम लोगों ने सीखा था। इसका मतलब ये हमारा यहाँ पे K की वैल्यू आ जाएगी, D = 7, D = 7 if we take K = 1, then ये ट्रायल के थ्रू होता है, कितना मानना है सब ट्रायल के थ्रू होता है। तो D = आपका 7 आ जाएगा। ये मैंने तो डायरेक्टली इसलिए लिख दिया क्योंकि पिछला क्वेश्चन पूरा यही था। अब यहाँ से सारा सिस्टम बदलेगा। सिस्टम बदलेगा क्या, 3 बार आपको करना पड़ेगा। पहले R के लिए आप इंक्रिप्ट करोगे पूरा, R मतलब जैसे पिछली बार 4 के लिए किया था, 4 के लिए करोगे, मतलब 18 के लिए करोगे, फिर 1 के लिए, फिर 13 के लिए। अब स्टेप 5 क्या है हमारा, इंक्रिप्शन ऑफ फर्स्ट डिजिट यानी कि 18। तो 18 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, और हमको C निकालना है ना, C तो निकालते हैं हम लोग। तो C = R की पावर कितना होता था, E mod n ना, कि D mod n, E mod n, है ना। ये बातें आपको याद रखनी पड़ेगी, फॉर्मूला अलग अलग है दोनों जगह। E mod n, C आपको निकालने के लिए क्या करना है, C R की पावर 18 मतलब 18 की पावर 3 mod n जगह पर कितना है 33 n, तो सेम है जैसे पिछले क्वेश्चन में था। अब 8 की पावर 3 कितना होता है। अब मैं क्वेश्चन आपको अपने कॉपी में ले लेता हूँ क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं कि उसको निकालने में तो बहुत टाइम लगेगा और गलत होने का भी काफ़ी चांस है। तो यहाँ पे आप क्या कर लेंगे,
कि 18 की पावर जो 3 है उसको लिख देंगे 5832। बस मेन बात ये है कि मेरे पास तो ये अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास तो ये ऑप्शन है कि मैं देख के आपकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, पर आपके पास ये वहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा। तो उसके लिए आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि क्यूब अगर आराम से निकालना आ जाए। ऐसा नहीं कि वहाँ क्यूब निकालना टाइम बहुत लग रहा है, गलत हो रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो ये सब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मॉड 33 ये हो गया आपका सी के लिए पावर अगर तोड़ दी जाए तो। बाकी यहाँ पे क्या करेंगे, सी मॉड 2 33 176 टाइम 33 का करा जाए तो इसके करीब पहुंचेगा। करना क्या है, 33 को इसके करीब लाना है। तो 33 को 176 से मल्टीप्लाई किया गया, इसके करीब आ गया, पर टोटल करीब नहीं आ पाया, मतलब एकदम एग्जैक्ट नहीं आ पाया, 24 कम रह गया। तो 24 हमारा रिमाइंडर हो गया। यही हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा भी था। तो यहाँ पे 24 जो आया यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो सी की वैल्यू आपको पता चल गई है, जो रिमाइंडर होता है वही हमारा सी होता है। इसका मतलब क्या है कि पहला जो कोड आ गया है आपका 18 के जगह पर, वो आ गया है 24। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्योंकि वहां पे तो मिटा दूंगा। अब अगला स्टेप जो है, अब स्टेप नहीं बोलेंगे क्योंकि बार बार स्टेप 5 ही है। अगला है हमारा इनक्रिप्शन ऑफ 1 में क्या हो जाएगा, फार्मूला हमारा वही था, सी कॉन्ग्रुएंस टू आर हमारा यही आर होता है 1 की पावर ई हमारा था कितना 3 था ना, ई की पावर 3 थी, मॉड 33। ऐसे केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप कुछ भी कर लीजिए, रिमाइंडर 1 ही बचेगा। तो C इज इक्वल टू 1 हो जाए, 1 आ गया। 1 का इंक्रिप्शन 1 ही होता है, ये आप याद भी रखिएगा ताकि गलती ना हो। अगला क्या है, इंक्रिप्शन ऑफ 13। आर हमारा 13 है, सी निकालना है इसके लिए। तो C इज इक्वल टू 1 यानी कि 13 की पावर 3 मॉड 33। C कॉन्ग्रुएंस टू मॉड की पावर 3, मॉड का 13 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 13 169 होता है, फिर 13 टाइम्स कर लीजिए। तो ये मैंने करके देखा, आया है यहाँ पर 2193 मॉड एन। यहाँ पे आप जब इसको डिवाइड करोगे तो C का रिमाइंडर जो बचेगा, मैं डायरेक्टली वो बताता हूँ आपको। C का रिमाइंडर बचेगा 19। मतलब क्या करेंगे आप, 33 से इसको डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर बचे वही आपका आंसर हो जाता है। क्योंकि बार बार वही प्रोसेस रिपीट हो रही है, इसलिए मैंने इस बार ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया। अगला आते हैं, क्योंकि अभी डिक्रिप्ट भी करना है ना, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ मैं। अब देखिए कोड हमारे हो चुके हैं 24, 1 और 19। ठीक, अब डिक्रिप्शन स्टार्ट करते हैं। डिक्रिप्शन ऑफ 24, डिक्रिप्ट करके हमको लाना है 18। सिंपल सी बात, हमको पता है, पर हम लेके नहीं चलेंगे 18। यहाँ पे आ जाएगा आर की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या होता है, आर कॉन्ग्रुएंट सी टू द पावर डी होता था, डी मॉड एन। ठीक है, तो आर फाइंड करना है, सी हमारा है 24, ये आपकी बार सी रहेगा ना 24। डी कितना हम लोगों ने लेके चले थे 7, डी 7 ही था। डिक्रिप्ट करने में इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं कि समझ नहीं आ रहा पेपर में क्वेश्चन इतने ही बड़े वाले आएंगे या कुछ और आएगा। अब देखिएगा अब खुद ही सोच के देखिए, 24 की पावर 7 है, मल्टीप्लाई करिए बहुत देर लगेगा। 4 5 8 6 4 7 1 4 2 4, इतने बड़े डिजिट का मोबाइल नंबर होता है गाली। तो आप ध्यान रखिएगा कि कहीं गलती ना हो जाए,
2 4 6 8 10 नंबर का मोबाइल मतलब होता है मोबाइल में, ठीक है। तो गलती ना हो जाए, कहीं गलत नंबर ना डायल हो जाए तो 0 नंबर हो जाए। ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाई करते वक्त बहुत ध्यान रखिएगा, 2 बार चेक करिए कम से कम। ये हो गया। अब इसको इससे डिवाइड करें, डिवाइड करना तो फिर भी आसान पड़ेगा, तो आप कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो होगा क्या, मैं आपको डिजिट यहाँ पे बताया जा रहा हूँ ताकि आपको चेक करने में आसानी रहे। आपका होगा 1 3 8 9 8 3 9 8 2। 33 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके इसके क्लोज पहुंचेंगे आप, उसमें भी आपका 18 रिमाइंडर रह जाएगा, यानी r इक्वल टू 18 आ जाएगा। वही हमको लाना था क्योंकि पहला कोड हमारा क्या था, 24 से 18। तो आगे का मैं बता रहा हूं, जल्दी जल्दी से आप देख लीजिए। आगे दूसरा हमारा डिक्रिप्ट किसको करना है, r को। तो डिक्रिप्शन ऑफ r नहीं मतलब 1 को। तो यहाँ पे देखिए 1 का हमने बताया था, 1 का इंक्रिप्शन भी 1 होता है और डिक्रिप्शन भी 1 होता है। तो यहाँ पे इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, आपका आ जाएगा r इक्वल टू 1। देखिएगा बस एक स्टेप बीच में लिख दीजिएगा ये वाला, और ये बस आपका आंसर आ जाएगा ये। अब लास्ट देख लेते हैं, लास्ट वाले में डिजिट वैल्यूज थोड़ी बड़ी बड़ी सी हैं। देखिए मैं ये चाहता हूँ कि आप के पास ये डिजिट मौजूद हो ताकि आप रीचेक कर सकें, अपना जब खुद से करें तो देख सके कि यहाँ पे आपसे कहीं गलती तो नहीं है। इसलिए मैं चाहता तो डायरेक्टली लिख देता, पर ये चीज़ वहाँ पे आपको समझ में ना आती कि लिखता है ये r बराबर 18, इसलिए मैंने नहीं किया वो चीज़। अब डिक्रिप्शन कर लेते हैं लास्ट वाले नंबर का जो कि 19 है, ठीक है। c इक्वल टू 19। सर नकल मार मार के करे ले रहे हैं, आप लोग भी कर लेना। c इक्वल टू 19। अब बहुत सारे लोग होंगे जो अभी कमेंट करते हैं, कहो कि सर नकल मार रहे हैं ये वो, तो ठीक है भाई, हम नकल मारेंगे फेल हो जाएंगे, तुम भी मारो, बाकी सब तुमको पता ही है। c इक्वल टू 19 है हमारा, तो हमारा r आ जाएगा यहाँ से, r इक्वल टू c 19 की पावर कितना हो जाएगा 7 mod 33। r यहाँ पे कॉन्ग्रेंट मॉड इक्वल टू नहीं है ना, ये हो गया 8 9 3 8 7 1 7 3 9। ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डिवाइड करना है इसको 33 से, तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ कितनी बार में आएगा, 2708 7022 इंटू 33 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिमाइंडर 33 बच जाएगा, और साथ में आपको मॉड 33 लिखना होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये यहाँ पे पूरा मल्टीप्लाई में ऐसे। अब देखिए यहाँ पे क्या होता था, रिमाइंडर जो बचता है वही हम लोग ले लेते हैं। तो आपका रिमाइंडर देखिए r बचा, r मतलब 13 बचा, 13 यहाँ पे वैल्यू थी। तो यहाँ पे आपको पता क्या चला कि पहले आपने राम लिया, राम को आपने ये प्लेन टेक्स्ट था, प्लेन टेक्स्ट, ठीक। अब प्लेन टेक्स्ट को आपने कन्वर्ट कर दिया डायरेक्टली इसमें 18 1 13। ये सिर्फ आपका न्यूमेरिकल टेक्स्ट हो गया, न्यूमेरिकल टेक्स्ट, जो भी प्रोसेस है मैं वो बता रहा हूँ। उसके बाद आपने इसको कन्वर्ट किया इंक्रिप्शन में, इंक्रिप्शन में कन्वर्ट करके आपकी वैल्यू आ गई 24 19 1, तो हो गया 24 1 19, उल्टा बोल दिया मैंने। ये हो गया आपका इंक्रिप्टेड मैसेज, ठीक। उसके बाद आपने इसको फिर से कन्वर्ट कर दिया किसमें, 18 1 13, ये देखिए लास्ट वाली 13 आई थी भी। और फिर से ये डिक्रिप्टेड मैसेज है। डिक्रिप्टेड मैसेज हमेशा सेम होना चाहिए जो मैसेज ओरिजिनल वाला था, यानी कि इससे। तो इससे मतलब वही है, क्योंकि इसका मतलब 18 1 3 ही होता है, क्योंकि आप मैथ्स की चीज़ें हैं, जो नंबर की चीज़ें हैं, वो प्राइम नंबर वगैरह की चीज़ें, वो राम और इसे में कहाँ लगा पाएंगे। पहली बात तो एक कमेंट आया था पिछली वीडियो में, नहीं पता किसी वीडियो में आया था, मैंने कमेंट देखा था, उसमें लिखा था, मतलब मैं उसी लैंग्वेज में बोलूँ या अपना मतलब बताऊँ। देखिए उसमें क्या लिखा था
कि पढ़ानी आती नहीं है। इस तरह की बातें कैसे लिखते हैं? किसी ने लिखा था, मतलब पहली बात तो रफ्तार, आप सिंगर है, रैपर है, आप जानते होंगे सारे लोग। उन्होंने एक बात कहा था, कुछ लोगों से दिक्कत है, बाकी वो सारे बैन ही रहेंगे, मतलब जिनसे मुझे दिक्कत है वो बैन ही रहेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। तो मैं रफ्तार को बहुत सुनता हूँ, तो वहाँ से मुझे एक लाइन याद आ गई कि जिनसे दिक्कत है इनको बैन करो। तो मैंने उस बंदे को तुरंत बैन कर दिया। उसने लिखा था पढ़ानी आती नहीं है, तो हमने कभी बुलाया तो है नहीं किसी को कि आओ भैया देखो आके ज़बरदस्ती। अगर आपको अच्छा लगे जरूर रहिए, ना अच्छा लगे तो आप बता सकते हैं मुझे कि अच्छा नहीं लगे ना, हम नहीं देखना चाहते, तो हम कह देंगे ठीक है आप जा सकते हैं कहीं और। तो वो बोला था पढ़ानी आती नहीं है, पैसे कमाने के बहाने ढूंढ लेते हैं। एक बात आप सोच के बताइएगा कि आज तक जो भी लोग देख रहे हो ना, कितने रुपए आप लोगों ने मुझे दे दिए हैं। बहुत सारे लोग तो बिना सब्सक्राइब करके देखते हैं। तो ये सारी बातें लोग कर रहे हैं, मतलब अभी 1000 सब्सक्राइबर तक नहीं हुए हैं, मैं कमाने लगा। मतलब समझ रहे हो ना, यूट्यूब की कमाई तो अलग बात है। अगर मैंने कभी ये कह दिया होता कि 5 रुपया मुझे इसके लिए दे दो, बड़ी मेहनत लग रही, तब तक था कि मैं लालची हूँ यार। अभी तो मैंने ना मुझे कुछ मिलता है यूट्यूब की तरफ से ना आपकी तरफ से, बस ब्लेसिंग्स मिलती हैं। बहुत सारे लोग अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, बस उसके लिए काम चल रहा है। बाकी कोई ये कह दे कि वो बिना पैसे में पढ़ाना चाहता है हर चीज़, तो ऐसा कोई नहीं होता, और ऐसा कोई होगा भी तो वो स्कैम है, ये आप समझ कर रखिए। कुछ लोग फ्री में पढ़ाते हैं, पर उनको भी अपना घर चलाना होता है, तो वो कुछ ना कोई तरीके से करते हैं। जैसे मैं सबसे अच्छा एग्जांपल लेता हूँ फिजिक्स वाला का। उन्होंने इंटर लेवल पे जो फिजिक्स पढ़ाई है वो पूरे यूट्यूब में, मुझे नहीं लगता पूरे यूट्यूब छोड़िए, बड़े बड़े जो ये जो क्लासेस होती हैं, ये पैसे लेके कराते हैं, उन लेवल पर भी वो लोगों पे वो लेवल नहीं है। मैंने खुद उनकी वीडियोस से सीखा बहुत सारी चीज़ें, जबकि मेरा मास्टर्स हो गया है 1 साल पहले। मतलब उनकी डेडिकेशन देख के सीखने को मिलता कि 2-2 घंटे की वीडियो वो पूरा डेडिकेशन से पढ़ाते हैं, मज़ा भी आता है। मैं तो उतने डेडिकेशन से पढ़ाने की सोच भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर उतनी एनर्जी ही नहीं रहती। क्योंकि एक होता है ना, वो बहुत कंफर्टेबल है बच्चों के साथ, हम इस सेटअप के साथ इन चीज़ों के साथ अभी कंफर्टेबल नहीं, तो बहुत अच्छा लगता है। पर मजबूरी देखिए कि जो बंदा 1 भी रुपये नहीं लेना चाहता था, उनको भी यकीन बैच, लक्ष्य बैच, ये सब बैच उन्होंने चलाए, किस लिए चलाए? ताकि उनको भी थोड़ा सा मॉनेटरी हेल्प हो सके। जब तक पैसा नहीं होता है कोई कुछ नहीं कर सकता है ना। जब आपके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होंगे ना, तो आपको यूट्यूब सामने आने के लिए अलाउ भी नहीं करेगा, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसीज होती हैं। तो आप समझ रहे हो ना कि हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए, जबकि मैंने कभी पैसा मांगा भी नहीं। वो ऐसी बात कर रहा था, बता रहा आपको पढ़ानी, पहली बात तो स्पेलिंग में नहीं लिख पा रहा, सही से लिख पा रहा था, वो पूरे कैपिटल लेटर में लिखा था आपको पढ़ानी आती नहीं है, और कुछ पढ़ानी आती नहीं, पैसे के लिए बहाना ढूंढ लेते हैं बस। और चीटर सर, हमने कहा चीटर कौन सा, हम तुमको एग्जाम पेपर आउट करवा दिए थे तो वो गलत है, ऐसी बातें करते हैं। तो चलो ठीक है, आज की वीडियो में इतना रखते हैं। आज मैंने रैम रोम राम जितना था सब कंप्लीट करा दिया। इसके बाद देखिए क्या होता है कि मेंसुरेशन का एक वीडियो आएगा, उसमें सारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर सिटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट यूनिट की तरफ, बहुत दिनों बाद मौका मिलेगा नेक्स्ट यूनिट का। तो आप सभी लोगों को शुक्रिया, इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद।